नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 33वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी प्रिटोरिया में हिंदू मुस्लिम सबको उन्होंने एक किया। अलग अलग प्रांतों से जो गए हुए लोग थे, मद्रासी थे, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, सबको एक किया और जो वहाँ उनकी जीवन स्थिति थी उसको बदलने का प्रयास शुरू किया। पहला मंडल बनाने की कोशिश की, हर हफ्ते मीटिंग शुरू की और पहला भाषण भी उन्होंने दिया जिसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। आज हम दो चीज़ों की बात करेंगे। पहला तो ये कि क्षमा की शक्ति। फिर ये गांधी जी की तीसरी बार पिटाई होती है यहाँ पर और उन्होंने माफ़ कर दिया और माफ़ करने का परिणाम क्या हुआ वो हम देखेंगे। एक तो ये, और दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो में वो ये है कि गांधी जी लिखते हैं कि वकालत के पेशे से उन्हें घृणा हो गई थी। जो प्रचलित वकालत का तरीका है, जो जो परंपरा है और आज भी वो मजबूत है। तो वो जो वकालत का पेशा है, जो करने का तरीका है, उससे उनको घृणा हो गई और वकालत के पेशे में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। एक नई परिभाषा दे दी वकालत के पेशे को, उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी। वकील का काम क्या होता है? केस को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करो। ठीक इसको उन्होंने खारिज कर दिया और केस को जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करें, इस पर हम बात करेंगे। और उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी और इसमें पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ और आत्मा का तो बिल्कुल नहीं हुआ। इन्हीं दो चीज़ों पर हम बात करेंगे। आइए पहले हम बात करते हैं कि वो जो गांधी तीसरी बार उनकी जो पिटाई हुई तो वो कैसे हुई। वह ये कि ट्रांसवाल में भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत कड़े कानून थे। वहाँ प्रवेश करने के लिए ही 3 पाउंड का उनको फीस चुकाना पड़ता था। उसके बाद उनको एक निश्चित जगह दी जाती थी, ज़मीन। हालांकि उस ज़मीन के भी वो पूरे स्वामी नहीं बन पाते थे और वो फुटपाथ पर चलने तक के अधिकारी नहीं थे और रात 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते थे। अगर निकले तो सिपाही उनकी पिटाई कर सकता था, उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, जेल भेजे जा सकते थे। इतना कड़ा कानून था। और गांधी जी तो टहलने निकलते थे मिस्टर कोट्स के साथ, वही जो ईसाई मित्रों के साथ जो बैठक में जिनसे परिचय उनका हुआ था। और मिस्टर कोट्स के साथ टहल के लौटते हुए रात में 10 बज जाते। तो गांधी जी को डर भी लगता कि 9 बजे के बाद तो घर से निकलना मना है। अगर 9 बजे के बाद कोई हिंदुस्तानी निकलेगा तो उसके पास परवाना होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए, अपने मालिक का परमिशन होना चाहिए, किसी गोरे का परमिशन होना चाहिए। मिस्टर कोट्स ये परमिशन भी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो तो मालिक नहीं थे, ये तो गांधी बैरिस्टर थे। तो अगर वो परवाना देते तो ये विश्वासघात होता, ये झूठ बोलना होता, तो वो दे भी नहीं सकते थे। मिस्टर कोट्स भी बहुत डरते थे, बहुत परेशान रहते थे कि हम दोनों रात में टहल रहे हैं और अगर कुछ हो गया, मेरे सामने अगर गांधी को अपमानित किया गया तो मैं क्या करूँगा। वो भी, दोनों में बहुत मित्रता थी, वो भी परेशान रहते थे। फिर ये लोग जाके वहाँ के जो सरकारी वकील थे उनसे जाके इन लोगों ने बात की, मिस्टर कोट्स ले गए उनको। और संयोग ऐसा कि वो जो सरकारी वकील थे उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई वहीं से की थी जहाँ से गांधी ने पढ़ाई की थी। तो बड़े अच्छे से वो मिले और उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा कि गांधी किस प्रकार बैरिस्टर हैं और ये रात में 9 बजे के बाद भी ये कहीं भी आ जा सकते हैं, इनको न रोका जाए, इनको फुटपाथ पर चलने से न रोका जाए। ये इस आशय का एक पत्र दिया और वो गांधी जी हमेशा वो पत्र को अपने साथ रखते थे, लेकिन उस पत्र का कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन की बात है कि सुबह में गांधी जी टहलने जा रहे थे। रोज सुबह टहलने की आदत थी, जो उनके स्कूल के जीवन की आदत थी। स्कूल से जो शुरू हुआ सुबह में मॉर्निंग वॉक, लंबा और तेजी से चलने वाला, वो यहाँ भी जारी था, दक्षिण अफ्रीका में भी। तो वो वहाँ प्रेसिडेंट स्ट्रीट से होके जाते थे एक मैदान में। प्रेसिडेंट स्ट्रीट बहुत सिंपल था, वहाँ अहाता भी नहीं था उसका, जबकि वहाँ के बड़े जो अमीर थे ऐसे उनका अहाता हुआ करता था, सुंदर बंगला। लेकिन ये बड़ा सिंपल थे। प्रेसिडेंट इस मामले में बड़े चर्चित भी थे वहाँ पर कि बहुत सिंप्लिसिटी है उनकी। तो एक संतरी वहाँ रहता था, उसी से पहचान होती थी कि ये किसी बड़े आदमी का, सरकारी आदमी का ये बंगला है।
तो वो संतरी के बगल से ही गुजरते थे गांधी रोज, और मैदान में जाके टहलते थे। तो एक दिन एक संतरी ने इनको लात से मार के, धक्का मार के फुटपाथ से गिरा दिया और इनको पीटा, मुक्कों से भी पीटा। और संयोग से उसी वक्त मिस्टर कोट्स वो घोड़े से जा रहे थे, उसी मैदान की तरफ जा रहे थे। वो देखे तो तुरंत घोड़ा मोड़ के सामने आए, उतरे और उन्होंने गांधी से कहा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आप इस सिपाही के खिलाफ केस करिए, मैं गवाही दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सिपाही आपको पीट रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो मुकदमा नहीं करूंगा, इस सिपाही की कोई गलती नहीं है, ये जैसे हर काले को पीटता है वैसे ही मुझे भी पीट दिया, और ये काले को पीटना ये यहाँ बना हुआ है, इसी तरह की सोच है, इसी तरह के कानून हैं, तो इस सिपाही की कोई गलती नहीं है। तब फिर वो मिस्टर कोट्स भी प्रभावित हुए और वो जाके सिपाही को उन्होंने उलाहना दी कि तुमने क्यों पीटा, और वो डच सिपाही था तो डच भाषा में ही समझाया उसको। फिर वो सिपाही आके गांधी जी से उसने माफ़ी मांगी, उसने क्षमा मांगी। खैर गांधी जी ने फिर उस रास्ता ही बदल दिया, वहाँ से वो नहीं, क्योंकि सिपाही बदल जाते थे, फिर कल कोई पीट दे तो क्यों उधर से जाना, तो गांधी जी ने वो रास्ता ही बदल दिया। फिर हम अब आइए बात करते हैं मुकदमे की। जो वकालत के पेशे को गांधी जी ने नई परिभाषा दी। वकालत का मतलब क्या है? वकालत का मतलब यह है कि केस को लंबा करो। जो तुम्हारे पास केस आया है उसको एटीएम कार्ड समझो और उससे पैसा निकालते रहो, हर महीना पैसा निकालते रहो, यही मतलब होता है। और लेकिन गांधी जी लिखते हैं कि अब जो है वो सामाजिक कामों में रुचि तो लेना चाहते थे, लेकिन केस को पर ध्यान देना जरूरी था, तो वो पूरा केस में खो गए थे। और गांधी जिस काम में लगते उसमें पूरा खो जाने वाला वो उनका नेचर ही था। तो वो एक एक फैक्ट इकट्ठा करना क्षमा करेंगे, फैक्ट इकट्ठा करना उनका काम था, तो वो पूरा फैक्ट इकट्ठा कर रहे थे। कभी उनको शंका हो कि पता नहीं इसमें मुकदमे में क्या होगा, तो वो जाके एक बड़े वकील से मिले वो, और उन वकील का नाम है मिस्टर लेनर्ड। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फैक्ट इकट्ठा कर लेते हैं तो फैक्ट इकट्ठा करने का मतलब ही है कि कानून आपके पक्ष में आ जाएगा। कानून आपके पक्ष में नहीं भी है तो भी आ जाएगा, आपके पास फैक्ट होना चाहिए। और स्वर्गीय एक प्रिंगटन थे, तो उनका नाम, उनका एक कथन उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा था कि फैक्ट अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो 3/4 मुकदमे का तो आपने कानून जो है वो यही है, आपने जीत ली। तो वो इन्होंने कहा, लेनर्ड ने कहा कि आप जाके फिर से फैक्ट को पढ़िए, फिर से उस पर मनन करिए। तो गांधी जी आके दोबारा सारे फैक्ट्स को फिर से उन्होंने देखना शुरू किया, और वो उसके बाद वो जब दोबारा देखे तो उनको कुछ नई दृष्टि मिली उसमें। फिर ये सब करते हुए उनको वो ऐसा नहीं कि वो कर्मचारी की भावना से तो काम करते नहीं थे कि भाई अपना काम है फैक्ट दे देना, बात खत्म। वो तो हिंदुस्तानियों के प्रति जो उनके मन में प्रेम था, और हिंदुस्तानियों ही नहीं पूरे मानव के प्रति जो उनका सद्भाव था, उनको ये लगे कि ये उन्होंने देखा कि ये दोनों जो पक्ष हैं, सेठ अब्दुल्ला और सेठ तैयब, ये दोनों इस केस की वजह से अपना बिजनेस भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस केस की वजह से दोनों तनाव में रहते हैं, जबकि दोनों संबंधी हैं, दोनों एक ही नगर के रहने वाले हैं, परिचित हैं सब। तो वो आपस में ये दोस्त थे और अब दुश्मन बन गए हैं ये, तो एक दूसरे पर अविश्वास है। तो ये चीज गांधी देख रहे थे। फिर गांधी ने ये भी देखा कि अगर फैसला किसी एक के पक्ष में हो भी जाए तो दूसरा पक्ष तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, और पहला पक्ष भी उसको कुछ मिलेगा नहीं। जितना केस में वो बर्बाद हुआ, जितना पैसे के भी अर्थ में उसको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें उसमें कटौती होंगी, तो कुल मिला के दोनों पक्ष बर्बाद हो जाएंगे। तो गांधी जी कह ही चुके थे सेठ अब्दुल्ला को कि हम तो मिलवाने की कोशिश करेंगे, और सेठ अब्दुल्ला ने कहा भी था कि ठीक है आप देखिए कोशिश करके, उन्होंने मना नहीं किया था। अब यहाँ पर आके ये जब केस में डूबे हुए थे, उसी समय उनको लगा कि ये तो दोनों पक्ष जो है बर्बाद हो जाएंगे, और दोनों ही हमारे अपने हैं, दोनों ही आपस में भी दोनों संबंधी हैं। तो वो जाके सेठ तैयब से मिले। सेठ तैयब भी सुने गौर से, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे वकील से आप बात करिए।
फिर वकील को समझाया। वकील को समझाना आसान नहीं होता है कि केस तो खत्म, एटीएम कार्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन खैर गांधी जी ने उसको भी बहुत समझाया, वो भी मान गए। फिर हुआ कि 5 लोग पंच तय किए जाएं। पंच तय किया गया दोनों पक्ष की सहमति से, और पंचों ने पूरा वो सब कुछ सुन के और सेठ अब्दुल्ला के पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन अब जो है वो जो रकम चुकानी है, वो रकम भी एक बार में सेठ तैयब दे नहीं सकते थे। तो उसको एक लंबा समय, लंबी अवधि देना, उसमें उदारता देना, उसमें छूट देना, ये जरूरी था। और ये छूट कितने की हो, इसको तय करने में काफ़ी वक्त लगा। तो खैर वो उसके बाद यहाँ वो केस को लड़ने के बजाय, केस 1 साल के लिए गए थे। वकील की क्या कोशिश होती कि 1 साल के बदले हम 2 साल रहें दक्षिण अफ्रीका में, और वो दोनों सेठ से वसूलते रहे हम पैसा। लेकिन गांधी जी ने वो केस खत्म करा दिया। और उसके बाद गांधी जी यहाँ लिखते हैं कि उससे 3 चीज़ें उन्होंने सीखी। वो 3 चीज़ें क्या सीखी? उन्होंने लिखा कि सच्ची वकालत करनी सीखी, और व्यवहारिक भी सीखा उन्होंने यहीं पर। जो एक सीनियर के यहाँ रह के और जूनियर जो सीखता है, वो भी पहली बार यहीं पर सीखा, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने। और फिर सच्ची वकालत, वो कहते हैं कि सच्ची वकालत मेल कराना है। सच्ची वकालत एटीएम कार्ड नहीं समझना मुवक्किल को। तो केस के फाइल को एटीएम कार्ड मत समझो। सच्ची वकालत है कि दोनों पक्ष को मिला देना। और वो लिखते हैं कि आगे 20 साल की जो उनकी वकालत है, उसका ज़्यादातर समय वो अपने दोनों पक्षों को मिलाने में गया। तो ये सच्ची वकालत है, और एक नई परिभाषा उन्होंने दे दी यहाँ पर। और इसीलिए वो लिखते हैं कि ये करते हुए उनको पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ, और साथ में आत्मा का नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो ये वकालत को उन्होंने एक नई दिशा दी कि लड़ाई को लंबा नहीं खींचना है, लड़वाना काम नहीं है वकील का, बल्कि मिलवा देना काम है, संधि करा देना, मैत्री करा देना। महावीर और बुद्ध ने जिस पर जोर दिया है, मैत्री, तो सारे जो भी हर धर्म के जो महापुरुष हैं, उन सब ने ये जोर दिया है कि मैत्री, सद्भाव आदमी के भीतर, तो आदमियत, इंसानियत, ये जो पक्ष है, इस पर जोर गांधी का है। और इसीलिए वो केस को ख़त्म कराने पर वो गए। तो कहते हैं कि वकालत सीखी, मतलब ये मिलाना है, कैसे मिलवा दें हम दोनों पक्ष को। वकील का असली काम तो ये होना चाहिए। और गांधी जी ये वकील थे, वो एटीएम कार्ड समझने वाले वकील नहीं थे। तो मैत्री की ताकत, और ये है नई परिभाषा उन्होंने दी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।